नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 13 फरवरी को होगा उसके 30 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है और यह तैयारी आपको सभी सब्जेक्ट की करवाई जा रही है और यह तैयारी आपको तब तक करवाई जाएगी जब तक कि आप सबों की बोर्ड एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि जो आपका हड़प्पा वासी थे एक किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। तो ये कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कपास। तो याद रखिएगा, हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। यानी कि जो आपका हड़प्पा काल की अवधि है एक कार्बन डेटिंग के आधार पर कब से कब तक माना जाता है। तो यह आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। देखिए कुछ बुक में आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक दिया गया है, लेकिन आपका जो एक्चुअल में NCERT में दिया गया है ये आपका 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक दिया गया है। तो इसी को आपको ज्यादा फोकस करना है, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो आपका NCERT के अनुसार आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। यानी कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में आपका एक कौन सा बंदरगाह स्थित था। तो ये आपका जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो अभी आपका वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। याद रखिएगा ये जो आपका मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। ये आपका आज के वर्तमान के पाकिस्तान का लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के एक प्रांत है सिंध प्रांत, वहां के लरकाना जिला में आपका आप मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे। तो जो आपका सिंधु सभ्यता है बच्चों इसमें जो घर बनाए जाते थे ये आपका ईंट से बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ईंट से। सोचिए आज से लगभग आपका 4-4,500 पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी उस समय ही आपका ईंट का आविष्कार हो गया था। आज भी अगर आप गांव में देखोगे ना तो आपको मिट्टी का घर मिलेगा। सोचिए वो कितना एडवांस था। इस वजह से सिंधु सभ्यता को आपका विश्व का पहली शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सोचो ईंट से घर बनाया जाता था, वहां नाली था, प्रॉपर नाली था, वहां की सड़कें आपका सीधी होती थी और जो दो सड़कें एक दूसरे को काटती थी वो आपका समकोण पर काटती थी, मतलब टड़क भड़क आपका सड़कें नहीं होती थी। बहुत ही एडवांस था आपका हड़प्पा सभ्यता जो विश्व का पहले आपका नगरीय सभ्यता था बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो जो आपका सुमेर से प्राप्त अभिलेख है इसके अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो ये मेलुहा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेलुहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है बच्चों ये आपका मोहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मोहर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ आपका कनिक्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कनिक्स। अगर पूछे कि शक संवत का आरंभ कब किया गया था तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शक संवत का आरंभ कनिक्स ने आपका 78 ईस्वी में किया था। कब किया था तो ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में, ठीक है। देखिए पंचांग आपका दो तरह का होता है, एक है आपका शक संवत और एक है आपका विक्रम संवत। अगर पूछे कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था तो विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था तो ध्यान रखिएगा विक्रम संवत का आरंभ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने आपका विक्रम संवत का आरंभ किया था। अगर पूछे कि विक्रम संवत का आरंभ कब किया गया था तो याद रखिएगा विक्रम संवत का आरंभ आपका 57 ईसा पूर्व में
किया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पंचांग आपका दो तरह का होता है, एक हो गया आपका संघ संवत जिसकी शुरुआत आपका कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में, और अगर पूछे कि विक्रम संवत का शुरुआत किसने किया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने आपका 57 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा था कि शक संवत का आरंभ किसने किया था, तो याद रखिएगा कनिष्क ने। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो जो भूमि अनुदान की प्रथा है बच्चों, ये आपका सतवाहन वंश ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सतवाहन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। तो अरबों ने सिंध पर आपका 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 712 ईस्वी, और ये भारत के खिलाफ पहला मुस्लिम आक्रमण था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा। और ये मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो जो आपका अरब के जो आपका मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है नाम आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने आपका पहली मुस्लिम आक्रमण सिंध पर किया था। और कब किया था, तो आज रखिएगा 712 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो जो आपका ह्वेनसांग है बच्चों, ये पहले बताइए ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका एक चीन का रहने वाला था, और ये आपका एक आत्री था। और ये किसके दरबार में भारत में आया था, तो ये आपका हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। देखिए आपका चीन से दो आपका आत्री भारत आए थे, प्रमुख आत्री दो ही है। ठीक है, एक था आपका, एक हो गया आपका ह्वेनसांग और एक था आपका फाहियान, ये एकदम प्रसिद्ध है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अगर पूछे कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी मैंने बताया जिन्होंने आपका विक्रम संवत की शुरुआत किया था, जिसे आपका विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी के दरबार में आपका फाहियान आया था। ठीक है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग पूछे तो हर्षवर्धन, अगर आपको पूछे कि ये फाहियान तो याद रखिएगा फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसके दरबार में आए थे। और ह्वेनसांग और फाहियान दोनों आपका चीन का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है आपका प्रभावती, इसका जो विवाह हुआ था बच्चों, ये आपका वाकाटक के वंश के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वाकाटक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो जो आपका प्राचीन काल में जो आपका सुदर्शन झील था बच्चों, ये आपका गुजरात में था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि माहिष्मती किस जनपद की राजधानी थी। तो माहिष्मती किस जनपद की राजधानी थी, तो ये आपका अवंती का राजधानी था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अवंती। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि धर्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था। तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आता है कि अशोक के धर्म का सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा धर्म का सिद्धांत किसने दिया था आपका, ये अशोक ने दिया था। जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अशोक के धर्म का सिद्धांत क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी आने के प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा धर्म का सिद्धांत अशोक ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। तो जो 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर है बच्चों, इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा विष्णु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो जो आपका थेरवाद है ये बौद्ध धर्म का शाखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बौद्ध। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे। तो विल्सा टॉप्स के लेखक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर पूछे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व का पिता अथवा जनक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है, जिन्होंने आपका विल्सा टॉप्स लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा विल्सा टॉप्स के लेखक आपका अलेक्जेंडर है और इन्हीं को आपका भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि विहार का संबंध से है, यानी कि जो आपका विहार होता है बच्चों, इसका संबंध कौन से धर्म से है। तो इसका संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बौद्ध। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कैलाशनाथ मंदिर यानी कि एलोरा, ठीक है, भारत के किस राज्य में है? तो जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है बच्चों, ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। और ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसका निर्माण आपका राष्ट्रकूट वंश के राजा जो आपके थे कृष्ण प्रथम, ठीक है, किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा आपका जो कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना है जो आपका जो कृष्ण प्रथम थे राष्ट्रकूट वंश के, इन्होंने करवाया था। और ये कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता का मतलब होता था कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो याद रखिएगा, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को आपका सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जो सूफी आंदोलन है बच्चों, ये मूल रूप से कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्सिया। पर्सिया किसे कहते हैं? तो पर्सिया को ही आपका फारस कहा जाता है, ठीक है। फारस की खाड़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सुना होगा। और आज का जो आपका ईरान है, इसी को आपका फारस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जो आपका आज का ईरान है, इसी को पर्सिया कहा जाता है। और यहीं से आपका क्या प्रारंभ हुआ था? तो यहीं से आपका सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो शंकराचार्य का मत आपका अद्वैतवाद था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अद्वैतवाद। अगर पूछे कि द्वैतावाद किसका मत था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, द्वैतावाद आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूं माधवाचार्य का मत था। किसका मत था? तो माधवाचार्य का मत आपका द्वैतावाद था। अगर पूछे कि अद्वैतवाद किसका मत था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य का मत था। किसका मत था? तो याद रखिएगा निम्बकाचार्य, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं निम्बकाचार्य का मत आपका अद्वैतवाद था। ये तीनों को याद रखिएगा। पूछे कि शंकराचार्य का मत क्या था? तो अद्वैतवाद। पूछे कि माधवाचार्य का मत क्या था? तो द्वैतवाद। अगर पूछे कि निम्बकाचार्य का मत क्या था, तो इसका मत था आपका द्वैतवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आप लोगों ने एक कहावत बड़ी जल्दी से सुना होगा, अगर कोई बड़ा ख्वाब देखता है तो क्या कहता है? तो किसको कोई फुकराता है कि तुम ये कर लेगा, वो कर लेगा, अब वो हो गया, तो नहीं कहते दिल्ली अभी दूर है बाबू, ठीक है। तो ये जो कहावत है बच्चों, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध है, पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजो पहाड़, इस तरह से कुछ कहावत है ना। तो ये किसका कहावत है? तो ये आपका कबीर का कहावत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध संत है बच्चों, ये कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये तीनों आपका महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे? तो जो आपका भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ये आपका दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुआ था। तो इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आए थे? तो ये आपका रामानंद लेकर के आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा रामानंद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम आपका कवि के पद पर थे। आप लोगों ने तेनालीराम सीरियल बहुत देखा होगा बचपन में, ठीक है, हमने भी बहुत देखा है। तो ये आपका कौन से पद पर थे? तो आपका ये कवि के पद पर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का जो अर्थ होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका जागीर, ठीक है। तो याद रखिएगा अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज आपका किसे कहा जाता है? तो ये आपका कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय को आपका आंध्र भोज कहा जाता है। इसे आंध्र भोज, अभिनव भोज अतो आंध्र पितामह, तीनों इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, आंध्र भोज पूछे अतो अभिनव भोज पूछे अतो आपका आंध्र पितामह पूछे, ये तीनों किसे कहा जाता है? तो आपका कृष्णदेव राय को कहा जाता है।
कौन से साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है आपका विजयनगर साम्राज्य? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है, इसके किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष है बच्चों, ये आपका हम्पी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हम्पी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? देखिए बच्चों, जो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ये किसने किया था? तो बोलिएगा सर हरिहर और आपका बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और आपका बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। तो इसका जो पहला राजा बना था, एक और बना था, हरिहर प्रथम बना था। तो हरिहर प्रथम आपका कौन से वंश से था? तो ये आपका संगम वंश से था। कौन से वंश से था? तो याद रखिएगा संगम वंश थे, यानी कि संगम वंश ने ही आपका विजयनगर राज्य पर प्रथम बार शासन किया था, यानी कि पहली बार शासन किया था। यही आपका प्रथम राजवंश था। ठीक है, और पहला राजा तो याद रखिएगा हरिहर प्रथम, और हरिहर और बुक्का ने ही आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का जो पहली बार सेवन किया था बच्चों, ये अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने पहली बार सेवन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो याद रखिएगा प्रतिबंध आपका जहांगीर ने लगाया था। किसने? जहांगीर ने आपका इस पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। पहली बार खाया यानी कि सेवन किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया और सेवन किसने किया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सैनिक द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5वां भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कौन से नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर का बच्चों खम्स हो जाएगा। ठीक है, इसे आपका खम्स के नाम से जाना जाता था, यानी कि सैनिकों के द्वारा जो युद्ध में संपत्ति लूटे जाते थे उसका 1/5 भाग राज्यों को जमा करना पड़ता था, और 1/5 भाग जो आपका जमा करना पड़ता था इसी को आपका खम्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि विभिन्न विद्वानों के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। नवरत्न सुनिए ना, आपका ये टोडरमल नवरत्न में आ जाता है, शाहजहां आ जाता है, सॉरी शाहजहां बोलते हैं, आपका टोडरमल आ जाता है, आपका बीरबल आ जाता है, उसके बाद मान सिंह आ जाता है। ये सब आपका अकबर के नवरत्न में आते हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में आपका नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि दीन-ए इलाही संबंधित है। तो दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये आपका अकबर से संबंधित है। अकबर ने ही आपका दीन-ए इलाही की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर से। और अकबर ने दीन-ए इलाही का शुरुआत कब किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमो उत्कर्ष पर थी? यानी कि मुगल चित्रकला का विकास किसके समय सबसे ज्यादा हुआ था? तो ये आपका जहांगीर के समय था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, यहाँ पे इसे एक रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन, ये दो में से एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक बार पूछता है। क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा अजमेर में आपका शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगर पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, मैं कई बार करवा चुका हूं, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में स्थित है। इन्होंने कहा था बाबू दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछे कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अजमेर में स्थित है। अगर पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 MCQ प्रश्न आएंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 40 MCQ प्रश्न को करवाया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपका और भी वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए एक वीडियो देख करके जाने से कुछ नहीं होगा। सोचिएगा कि एक वीडियो देख करके जाएंगे और सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए इससे पहले भी आपका 3 वीडियो अपलोड हुआ है 30 तक करके MCQ क्वेश्चन का, उसे आप लोग देखिए। और अभी आपका 4-5 वीडियो और आपका 30 क्वेश्चन करके अपलोड होगा। मतलब जो आपका 7 से 8 वीडियो में अपलोड करूंगा, ये सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं एक वीडियो 7 से 8 वीडियो और एक बात हो, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे आप लोग अगर देख लेते बच्चों, तो मैं दावा करता हूं कि जो आपका
30 MCQ क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप लोग 28 प्लस, कम से कम तो 28 जरूर सही कीजिएगा, ठीक है। 28 प्लस आप लोग सही कीजिएगा, 29 भी सही कर सकते हैं, और ज्यादा थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो 30 में से 30 भी सही कर सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके लिए आपका 5 वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें सारा कुछ आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन, 3 नंबरिया क्वेश्चन, और जो 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ये मैं आपको 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होगा, 20-20 मिनट का वीडियो होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और सब्जेक्टिव में सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक को उठा करके वही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा है वही 2019 में पूछ दिया है, वही 21 में पूछा है, वही आपका 22 में भी पूछा है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है, आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मैं आपको करवा रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो आप लोग करिए, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए करेंगे। और जो आपका कल से जो आपका लाइव क्लास शुरू हो रहा है, यानी कि डेली आपका रात को 8 बजे आपका लाइव क्लास होगा, ठीक है। प्रत्येक दिन आपका अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बना दिया हूं, उसमें आपको मैं बता दूंगा।